This is Devesh Tripathi, your SST teacher, and I'm going to share second video on your first chapter of economics. As I have told that most of the tube wells were set privately, and because people could get water on the time, because nowadays after 1960 to 70s, after the Green Revolution, people generally used high yielding varieties of seeds. Due to that, seeds they have to use more fertilizers, pesticides, weedicides, and that also require the irrigation on time. And now village Palampur with their 200-hectare land, they are capable to irrigate their land themselves. To grow more than one crop on the same piece of land is known as multiple cropping. This is only one way through which one can increase their production, increase their income from the same land, because land, it is not easy to enhance the size of the land, because it is not easy to buy the land frequently. All the farmers of village Palampur engaged in agriculture work. They shown different types of crops. Sometimes they go for the kharif, jowar and bajra, and for a few times they cultivated potatoes, and after that rabi crops and zaid crops. So these पिछले जो 15-20 वर्षों में इन्होंने अलग अलग तरीके की फसलें लगाना शुरू किया. इस फसल से उनको बहुत ज़्यादा अलग ढंग का फ़ायदा हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है. Now, yield is measured as crop produced in the given piece of land during the single season. यानी किसी दिए हुए वर्ष में जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वहीं उसी तरीके से हम अपने उत्पादन को मापते हैं. जब तक 1960 का जो दौर चल रहा था, उस समय ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे, और वहीं ट्रेडिशनल तरीका था गोबर की खाद वगैरह यूज करते थे. यानी जो घर में पड़ा हुआ है खाद बीज वहीं हम यूज किए, और इस तरीके की सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी ऑन टाइम पानी मिलने की भी आवश्यकता नहीं थी, और ये गोबर के खाद वगैरह वगैरह से यानी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जिसको कि उनको बाहर से खरीदना पड़े. किसान को बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता था जनरली. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आमतौर पे जब 1960 में हमारे यहाँ 60s में जब आ गया था, तो हमारे यहाँ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स आ गए. ट्रेडिशनल सीड्स को रिप्लेस करके ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स हमारे यहाँ आ गए. और ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स ने इतना चमत्कार किया कि जो चीज़ें जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको ये 6 गुना तक बढ़ा डाले, और 6 गुना तक बढ़ा डाले हमारे प्रोडक्शन को. तो पहले की तुलना में जो फूड ग्रेन्स है वह बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब पहले से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया. तो एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ, अब क्या हुआ कि जो ज़मीन का टुकड़ा था वो उतना तो ही था, उतना ही रह गया. ज़मीन के टुकड़े की साइज बढ़ी नहीं, लेकिन ऑन टाइम सीड्स मिलने से, अच्छी सीड्स मिलने से, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स मिलने से, और बहुत ज़्यादा सही समय से पानी मिलने से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता ने हमें इसका अच्छा परिणाम दिया, और हम बहुत ज़्यादा फायदे की ओर निकल पड़े. तो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स हैं, आमतौर पे तभी संभव हो सकते हैं जब उस सीड्स को प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन मिले, प्रॉपर केमिकल फर्टिलाइजर्स मिले, और पेस्टिसाइड्स वेडिसाइड्स भी सही समय पे मिलता रहे. तो पेस्टिसाइड वेडिसाइड्स भी सही समय पे अगर मिलता रहे तो ये फसलें
अच्छा ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं आमतौर पे अपने यहाँ इस तरीके की चीज़ों को समय से बहुत पहले ही ला दिए, जिससे कि उनके यहाँ विकास देखने को पंजाब और हरियाणा के किसान अपने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले अडॉप्ट किए, जिससे कि उनके यहाँ इस तरीके की जो एडवांसमेंट है वो पहले ही दिखाई देने लगी। कुछ किसानों ने अपने यहाँ मशीनरी ला दिया, कुछ ने ट्रैक्टर्स बदल दिया, पुराने चीज़ों की जगह नई चीज़ें ला दी, थ्रेसर मशीन उन्होंने ला दी, हार्वेस्टर ला दिया, अलग अलग तरीके के हल ला दिए, और इसका परिणाम भी उन्हें मिला कि नेचर ने उन्हें उनके मेहनत का फल दिया और वो कई गुना ज़्यादा फसलें पहले से लेना शुरू कर दिए। लेकिन क्या ये जो तरीके हम अपना रहे हैं, यह जो तरीका हम अपना रहे हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक हम फायदा ले रहे हैं ज़मीन से, क्या यह सस्टेन है? यह लंबे समय तक यह काम जारी रह सकता है कि हम यूं ही ज़मीन का एक्सप्लॉयटेशन करते रहें, उसे रेस्ट पे ना छोड़ें और हम अच्छा स्वस्थ और स्वादिष्ट और स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेते रहें? यह संभव है? नहीं। जो ऑर्गेनिक खेती का कॉन्सेप्ट आया है वो इसी तरफ से आया है कि हम अब गोबर और मलमूत्र से खाद बनाएंगे और उसी के बल पे हम फूड ग्रेन्स पैदा करेंगे, लेकिन उसकी कीमत 3 से 4 गुनी देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ हमारी ज़मीन को हम ना रेस्ट पे छोड़ रहे हैं, ना फॉलोइंग के लिए छोड़ रहे हैं। लंबे समय तक रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, मत छोड़ो, लेकिन कुछ समय तक के लिए रेस्ट पे छोड़ना चाहिए। तो गर्मी में भी हम ज़मीन को रेस्ट पे नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है और ज़मीन जो है पहले से ज़्यादा कम उपजाऊ होती जा रही है और जो फसलें हो रही हैं वो उतनी स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो रही हैं, यानी इसकी कीमत कहीं ना कहीं हम चुका रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।